हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में और मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से आ जाइए। जो कि कल आपको पता चल गया था कि टॉपिक जो है हमारा वो है आज का भारत की परियोजनाएं। आपका टॉपिक क्या है आज का? भारत की परियोजनाएं। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख बांध हैं और साथ में उनकी कुछ नहरों के बारे में आज के टॉपिक में क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। फैक्ट टू फैक्ट क्लास चलेगी, सीधे एक एक दो दो फैक्ट की बात करेंगे। 30 क्वेश्चन को हम 40 से 45 मिनट में आज बात करने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी के कमेंट में देखूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। राइटनेस बढ़ा दें। राइटनेस में आपको मैप क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, टीचर क्लियर ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर मैप जरूर दिखना चाहिए। चलिए बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारी 3 कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं, जो कि 6 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 7 बजे वाली क्लास में आप हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं और 9 बजे वाली क्लास में अभी आप राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। साइंस की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यदि आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपको प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और आप पीडीएफ अब भी आप ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिवीजन पर्पज के उद्देश्य से बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्लास के पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसे? जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई क्या है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई या पीडब्ल्यूपी सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना। इनमें से कौन सी एक बचाव पद्धति वाली सिंचाई है? अर्थात यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, कोई पौधा ऐसा है कि जो यहां पे ऐसा खड़ा हुआ पौधा है और इसकी जो जड़ें हैं, यहां पे क्या हुआ, भूमिगत पानी बहुत नीचे तक पहुंच गया है और यहां पर जो पौधा है वो भूमि के पानी को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, सोख नहीं पा रहा है। इसलिए पौधा क्या होगा, ये पौधा मुरझाने लगेगा। कैसा हो जाएगा? मुरझाने लगेगा। और इस कारण से, क्योंकि इसे पानी की पूर्ति नहीं हो रही। पानी कौन ले जाता है? जल को ले जाता है नीचे से जाइलम नामक ऊतक, और ऊपर जब इसका जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो ऊपर से खाना या फूड को लाता है फ्लोएम नामक ऊतक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ऊतक। बात करें यदि कि इसके जब इस पेड़ के द्वारा यहां से पानी नहीं ले जाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, भोजन नहीं बनेगा, अर्थात पेड़ मुरझा जाएगा, सूखने लगेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, गर्मियों के समय में हम कंटिन्यू सिंचाई रखते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू सिंचाई रखते हैं, जिसे पीडब्ल्यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यूपी, परमानेंट बिल्टिंग। और ये हो जाएगा आपका पॉइंट। क्या हो जाएगा? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है जीवन रक्षक सिंचाई या बचाव सिंचाई, है ना। परमानेंट बिल्टिंग, जो आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है उसे हम जीवन रक्षक सिंचाई बोलते हैं। थाला बना देते हैं, जहां जहां पेड़ होता है वहां थाला बना देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, इससे पौधों को पानी मिल जाता है। खत्म, इतनी सी बात की गई है। सिलेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए कि जीवन रक्षक सिंचाई या बचाव सिंचाई क्या इंगित करती है, तो पीडब्ल्यूपी सिंचाई जो करते हैं हम, एक दिन छोड़ एक दिन सिंचाई करते हैं। कब करते हैं? जब पौधे जमीन से पानी को नहीं सोख पाते हैं, तो उस वक्त आपको एक दिन छोड़ एक दिन पौधों को पानी देना पड़ता है ताकि वो जीवित बने रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है? मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है या कहां पर है? तो जल्दी से बताइए। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए, फटाक से आंसर लगाइए। जो मंगलम सिंचाई परियोजना है तो वो कहां पर है? जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग कमेंट में सी नंबर दे रहे हैं। बफरिंग हो रही है वीडियो बफरिंग हो रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फिर से। एनसी, चलिए वेरी गुड, सी नंबर आप लोग बोल रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर नहीं होगा मित्र। इसमें क्या होगा कि जो मंगलम सिंचाई परियोजना है
ये केरल राज्य सरकार के द्वारा जो छोटी छोटी नदियों पर 10 सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। कितनी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं? 10 सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। उसी में आपकी मंगलम सिंचाई परियोजना भी आती है। कौन सी आती है? मंगलम सिंचाई परियोजना भी आती है। यहां पर मलयार सिंचाई परियोजना भी है एक। कौन सी? मलयार सिंचाई परियोजना है। मलपूजा सिंचाई परियोजना है। कौन सी? मलपूजा सिंचाई परियोजना है। यहां पर आपकी चीरकुझी, गायत्री, चूलियार और पोथुंडी, बहुत सारी परियोजना है। 10 प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो वो आपको क्या याद रखना है? बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना, क्योंकि साइलेंट वैली जो है केरल में, मूक घाटी या साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी जो है, उसमें से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भरतपूजा नदी। तो भरतपूजा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर 10 सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से एक आपकी मंगलम सिंचाई परियोजना भी है। तो ये कहां हो जाएगी? आपकी केरल में हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहां पर हुआ है? ठीक है, यहां पर यह बताना है कि जो 25 साल, पिछले 25 साल निकल गए हैं, इन 25 सालों अर्थात 1995 के बाद से जो नलकूप अर्थात ट्यूबवेलों का विकास हुआ है, बोरिंग का जो विकास हुआ है सिंचाई के उद्देश्य से, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? जल्दी से बताइए कहां पर हुआ है? गंगा घाघरा के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में, या सरयू पार मैदान में, या बुंदेलखंड में? तो देखिए, ये तो आपको पता रखना है कि सबसे ज्यादा जो सघनता है, क्या है? सघनता मतलब कम क्षेत्रफल में ज्यादा ट्यूबवेल हैं, तो वो कहां पर हैं? कम क्षेत्रफल में ज्यादा ट्यूबवेल हैं आपके यूपी में। कहां पर हैं? यूपी में है। और यूपी का जो सरयू पार का मैदान है, सरयू नदी का मैदान है जो, वहां पर सबसे ज्यादा ट्यूबवेल हैं और सबसे ज्यादा विकास आपका सरयू पार में यूपी में हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। डी नंबर आंसर देते चलिए आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही ना? चलिए, क्या हो जाएगा इसका? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? नलकूप मतलब ये रहे जो ट्यूबवेल है ना, तो ट्यूबवेल ये तो एक कैसा है? सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्यूबवेल है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो बच जाता है। एक बार आपको खर्चा लगाना पड़ता है, उसके बाद सूर्य या लाइट से ये पंप आपके चल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? जल्दी से आंसर दीजिए। बात करेंगे यदि सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई, तो भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई जो है वो 71% के आसपास नलकूपों के द्वारा सिंचाई यूपी में होती है। कहां होती है? यूपी में होती है सबसे ज्यादा नलकूपों से। और नहरों से जो बात करें तो यहां पे होती है 18.2% होती है नहरों से सिंचाई यूपी में। और बात करें यदि तालाब है, झील है, तालाब है, या कोई पोखरण है या कुआं है, तो इससे होती है 9.8% सिंचाई। और बाकी का 0.5% जो सिंचाई होती है वो अदर साधनों से होती है। तो याद रखना है 71%, जो कि भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहां होती है? तो वो हो जाएगा आपका, कहां पे होती है? यूपी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि पंप सेट के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। पंप सेट का मतलब है पंप के द्वारा, नॉट ट्यूबवेल की बात नहीं। ट्यूबवेल से बात की जाए तो आपका यूपी होगा, और ट्यूबवेलों की सघनता पूछा जाए तो आपका क्या होगा? यूपी होगा। लेकिन तालाबों से सिंचाई पूछा जाए, पोखरण वगैरह से सिंचाई पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा जो तालाब वगैरह हैं वो बनाए गए हैं तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, क्योंकि वहां पर पहाड़ियों का विस्तार है, पानी जल्दी से गिरता है, जल्दी बह जाता है, तो वहां पर पानियों को संरक्षित किया जाता था प्राचीन समय से। तो राइट आंसर यहां पे आपका डी नंबर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? माला नहर तंत्र को, अर्थात माला समझते हैं ना, जो हम गले में पहनते हैं माला, मतलब एक नहर निकाल दो और उससे छोटी छोटी अनेकों नहर जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी? एक नहर, जिससे माला टाइप की। तो माला सॉरी, तो माला नहर को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? KL राव ने, या फिर दिनसा जी दस्तूर ने, या विश्वेश्वरैया ने, या बाई के अलग ने? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एक ज्यादातर लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर? विश्वेश्वरैया लगाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए,
विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले ये माला नहर का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, उन्होंने एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। क्या किया था? एक नदी है उसको एक दूसरी नदी से जोड़ दो कि इस नदी का जो पानी है, सदाबहानी नदी है या जो भी नदी है, तो इसका पानी इस नदी में जो सूखी नदी रहती है, छोटी छोटी नदियों को जोड़ दो। ये प्रस्ताव किसने दिया था? विश्वेश्वरैया ने। बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर थे। और जो दक्षिण भारत का एक लोहे का कारखाना है उसका नाम भी क्या रख दिया गया है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियर थे ये, ठीक है। और बात करें यदि दिनसा जे दस्तूर की, तो सबसे पहले दिनसा जे दस्तूर कैप्टन थे और इन्होंने सरकार के क्या किया था? इन्होंने सरकार को एक माला नहर का प्रस्ताव दिया था कि एक ऐसी नहर निकालो प्रधान नहर और उससे उप नहरों को निकाल दो, ऐसा प्रस्ताव इन्होंने दिया था। लेकिन सरकार ने इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो यहां पर माला नहर तंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वो दिया था आपका दिनसा जे दस्तूर ने। राइट, आपको समझ में आ गया होगा? जी हां, बीज राइट हो जाएगा आपका आंसर, बीज राइट हो जाएगा, है ना। और जो विश्वेश्वरैया हैं वो आपके नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित हैं। बाद में केएल राव ने भी नदी जोड़ो परियोजना में शामिल होकर के विश्वेश्वरैया के बाद वो भी शामिल हो गए थे। बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बना हुआ है, या पेनगंगा गोदावरी की सहायक है? तो बिल्कुल पेनगंगा नदी जो है वो किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक है। बेनगंगा है अपने बालाघाट से निकलने वाली, सिवनी के पास बड़ा पठार से, वो भी क्या है? बेनगंगा। और ये पेनगंगा दोनों ही किसकी सहायक हैं? तो गोदावरी की सहायक हैं। सॉरी। निजाम सागर मंजीरा नदी पर, जो निजाम सागर है वो किस पे बना हुआ है? तो ये गोदावरी की सहायक है। मंजीरा नदी, तो मंजीरा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है निजाम सागर बांध, तो ये भी राइट है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से 1077 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करेंगे घग्गर के जल का, तो घग्गर नदी कैसी है? शिमला से निकलती है, राजस्थान तक आती है, हनुमानगढ़ के पास आगे जाकर के ये मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, तो अंतः अपवहन वाली ये नदी है। तो इसके जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर में नहीं होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी और ये ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम से जो हरिके बैराज बांध बना है यहां से निकली है। 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है। राजस्थान के गंगानगर होते हुए जैसलमेर जैसे भयंकर मरुस्थल तक ये जाकर के सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? जल्दी से बताइए, यहां पे आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। भारत की जो सिंचाई क्षमता है उसका सर्वाधिक भाग कैसे पूरा होता है? तो भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक है बृहद परियोजना, एक है लघु एवं बृहद, एक है लघु परियोजना और एक है आपकी मध्यम। तो देखिए, मध्यम किसे बोलते हैं, लघु किसे बोलते हैं? ऐसी परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर, कितने? 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई करवाती हैं। साथ में इनका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना, साथ में पर्यटन को बढ़ावा देना और बहुत सारे उद्देश्य छिपे होते हैं, वो कहलाती हैं बृहद परियोजनाएं। और इनका मेन उद्देश्य सिंचाई करना नहीं होता, बड़े बांध बना करके विद्युत उत्पादन करना या वहां मछली पालन करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य होता है। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई। और आपकी जो मध्यम सिंचाई, मध्यम परियोजनाएं हैं, इसमें क्या होता है? 2,000 हेक्टेयर से लेकर के और 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में सिंचाई करना मध्यम परियोजनाओं में आता है। लेकिन लघु परियोजना ऐसी परियोजनाओं को बोलते हैं छोटे छोटे बांध बना करके जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। तो यहां पर आपको यह दिखाना है कि सबसे ज्यादा भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग कौन पूरा करता है। तो सबसे ज्यादा 62 से 63%, जो 62 से 63% जो सिंचाई होती है वो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। किससे होती है? वो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। याद रखना है किससे होती है? लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है 62%। बाकी की जो आपकी 38% बच रहा है वो इन दोनों परियोजनाओं के द्वारा मिलाकर किया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा लघु परियोजनाओं में। इसमें आपकी नहरें, झीलें, तालाब, कुआं सब कुछ शामिल कर लिया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए आंसर देते चलिए, आप लोग आंसर जरूर देते चलिए, फटाक से आंसर लगाते चलिए।
जी हाँ, सरयू के मैदान में क्या है, नहरों का अभाव है, वहां पे गंगा नदी से जो है नहरें नहीं निकाली गई थी। चलिए जल्दी से, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद जो परियोजना है वो किस नदी पर है? ध्यान से सुनना, पोचमपाद परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, ये एक ही नदी पर स्थित है। तो उस नदी का आपसे नाम पूछा गया है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। रावी नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी? जल्दी से आंसर दीजिए, किस पर हो जाएगा ये, जल्दी से आंसर। तो पोचमपाद परियोजना आपकी किस नदी पर है? आपकी ये रही आपकी गोदावरी नदी पर। किस नदी पर है पोचमपाद परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना? तो ये दोनों ही परियोजनाएं आपकी कहां पर हैं? ये आपकी गोदावरी नदी पर हैं। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और कितनी है? 1465 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इससे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। कहां से निकलती है? तो ये नासिक के पास से निकलती है, महाबलेश्वर से, राइट। और कहां जाती है? ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आपको याद रखना है, इसी पर पोचमपाद परियोजना, जायकवाड़ी जैसी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आप लोगों ने गोदावरी वेरी गुड, ऐसे लगाते चलिए आंसर, बहुत बढ़िया। बात करेंगे गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग जी ने करवाया था। तो ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो गंग राजा थे वो कहां के? राजस्थान के बीकानेर के राजा से। जल्दी से आंसर लगाइए। और ये क्या मानी जाती है? विश्व की सबसे पुरानी। उस समय तक विश्व में सिंचाई नहरों का विकास नहीं हुआ था, तो ये विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती है। आधुनिक भारत की बात करें, मुगल काल या हम मध्य भारत की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिसका हमारे पास प्रॉपर सबूत है कि विश्व की सबसे पुरानी जो नहर है वो आपकी कब बनी थी? तो वो आपकी 1927 में बीकानेर के राजा गंगदेव ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? गंगदेव ने बनवाई थी, इसलिए इसे गंग नहर के नाम से जाना जाता है। और ये 1927 में बनाई गई थी, सतलज नदी से लेकर के और राजस्थान तक सिंचाई नहर चालू की गई थी। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये भारत की नहीं पूरे संसार की पहली सिंचाई नहर परियोजना थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है आ चुका है कि मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, जबकि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? यहां से सिर्फ वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। कौन सा? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो यहां पर देखिए कन्वर्ट कर दिया है कि मैटूर जो बांध है, मैं टूर पे जाऊंगा कहां पे? कावेरी नदी के। तो मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पे। इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैटूर बांध कावेरी पे है कि मैटूर बांध और किसी नदी पर है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करेंगे सेकंड अलमाटी बांध की। तो ये अलमाटी जो बांध है वो हो जाएगा आपका कहां पर? तो वो अलमाटी बांध हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर अलमाटी, है ना। कृष्ण भगवान जो थे वो सबसे ज्यादा माटी खाते थे, मिट्टी खाते थे। तो आप याद रखना कि कृष्णा जो है वो मिट्टी खाते थे। तो अल माटी अर्थात माटी या मिट्टी कौन खाता था? कृष्णा। तो इससे आपको याद रहेगा, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, वेरी गुड, सी नंबर आपने लगाया था, बहुत बढ़िया। यहां पे जल्दी से आंसर लगाइए। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो देखिए यहां पे आपसे योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल या मेघा पाटेकर। छगन भुजबल, केशुभाई पटेल ये राजनीतिक व्यक्ति है, मेघा पाटेकर एक समाज सेविका है ना। तो इस टाइप से आंसर आपको समझ के लगा देना। छगन भुजबल जो है आपके महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है, केशुभाई पटेल आपके गुजरात वगैरह के और अब तो राष्ट्रीय स्तर के ये पॉलिटिशियन है। तो यहां बात करेंगे हम क्या कि मेघा पाटेकर जो है, आप लोगों ने उम्मीद है लगा दिया होगा अब तक आंसर, वेरी गुड, आंसर डी नंबर आपने लगा दिया है। चलिए, तो मेघा पाटेकर का नाम तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 1983 में एक अभियान छेड़ा था। इन्होंने ये बोला था कि जो आपकी ये नदी बनाई गई, नदी है जो आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है और सरदार सरोवर बांध के साथ इसमें 30 बड़े बांध, ठीक है, और 315 मध्यम बांध और कम से कम 3000 से ज्यादा छोटे बांधों को बनाया जा रहा है। तो इससे जो सरदार सरोवर बांध है, इससे काफी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, विचलित होना पड़ा और एक टाइप से उनका पुनर्वास करना पड़ा। तो सरकार से ये लगातार दबाव बनाती रही कि नर्मदा
पर जो आपने सरदार सरोवर बांध बनाया है उसकी जो ऊंचाई है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने 1983 से शुरुआत की थी, लेकिन 1989 तक 1989 तक इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे संगठन जुड़ गए और एक आंदोलन बन गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो याद रखना कब से स्टार्ट हुआ, 1989 से शुरुआत किसने की, मेधा पाटकर ने। कब से, 1983 से। इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में है? जल्दी से आंसर लगाइए। अति विवादित जो बबली प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में है? जल्दी से आंसर। हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। कहां पे हो जाएगा अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। चार ऑप्शन आपके साथ में है। बबली प्रोजेक्ट कहां पर है या बबली प्रोजेक्ट आपका कहां लगाया जा रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोगों के आंसर। हाँ जी, एमपी। बी नंबर दे रहे हैं ना, बी नंबर। गुजरात 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 12 का बी, सभी लोग दे रहे हैं बी नंबर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आपका जो बबली प्रोजेक्ट है वो कहां पर है? आपका बिल्कुल सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है इसका। ये आपका गुजरात में है और सॉरी, ये आपका कहां पे है? सॉरी, यहां पे है आपका महाराष्ट्र में है। कहां पे है? सॉरी, जल्दी से मैंने गलती से आंसर लगा दिया। ये कहां पे हो जाएगा आपका? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बबली प्रोजेक्ट लगाया गया है जो कि आंध्र प्रदेश से विवादित हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस पे क्या मचा रहा है? विवाद मचा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये बबली प्रोजेक्ट के तहत जो यहां पे ये बांध बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश ये आरोप लगा रहा है कि इस बांध से हमारे यहां के लोगों को क्या हो सकता है, कभी गलती से बांध के फाटक टूट गए या कैसे भी वो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके नीचे जो तराई वाले उसका जो क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जल भराव हो जाएगा। काफी लोगों को वहां से छत बिछत होना पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगी, काफी लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बबली प्रोजेक्ट लगाया गया जिसका सबसे ज्यादा विरोध जो है आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र आपका आंसर है। कि कहां पर स्थित है तो आपको लगाना है महाराष्ट्र, और विरोध कौन कर रहा है तो आपको लगाना है आंध्र प्रदेश। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ चुका है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना। तो आपका कहां हो जाएगा? वो आपका महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर स्थित है, और इसका सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहा है तो वो कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश। बात करेंगे निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो यहां पर म्यूडाक्षी, मुचकुंड, पल्लीबासर या शिव समुद्रम। चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यह बताना है कि भारत का सबसे पुराना कौन सा है। तो बात करेंगे भारत के सबसे पुराने प्रोजेक्ट की, तो वो तो था आपका 1897 में। कहां पे? 1897 में, और ये लगाया गया था आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ये था भारत का सबसे पहला, लेकिन वो आपको कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद में एक लगा था 1902 में, और ये लगा था आपका शिव समुद्रम जलप्रपात पर। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहले कौन था? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में लगा था कब? 1897 में। और 1902 में कहां पे लगा था? तो शिव समुद्रम जलप्रपात पे लगा था शरावती नदी पर कर्नाटक में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, है ना। सेकंड था ये भारत का, तो ये आपका डी आंसर होगा। बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर? कावेरी नदी के जल बंटवारा का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच चल रहा है? जल्दी से आंसर लगाइए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कावेरी नदी पर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विवाद चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद चल रहा है, इसलिए इस यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है कि कावेरी नदी से जो विवाद चल रहा है। देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये जाकर के 805 किलोमीटर बहकर के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सबसे ज्यादा जो बहाव है वो तमिलनाडु में है। तो जब 2013 में इस पर निर्णय आया तो इसमें क्या हुआ कि सभी राज्यों को, इसमें कौन कौन से जुड़े हैं? आपका तमिलनाडु जुड़ा है, कर्नाटक जुड़ा है, केरल जुड़ा है और पांडिचेरी जुड़ा है। तो तमिलनाडु को इसमें से 419 टीएमसी, कर्नाटक को दिया गया है 270 टीएमसी,
केरल को दिया है 30 टीएमसी और आपका पांडिचेरी या पुदुचेरी को दिया है 7 टीएमसी। टीएमसी का मतलब होता है थाउजेंड्स मिलियन ऑफ क्यूबेक, है ना, 1000 मिलियन क्यूबेक, मतलब 10,000 मिलियन क्या हो जाएगा क्यूबेक। पानी को क्यूबेक में मापते हैं तो उतना पानी किसे मिलेगा, 419 टीएमसी पानी किसको दिया जाएगा, तो तमिलनाडु को, और 270 किसे, तो कर्नाटक को, केरल को 30 और पांडिचेरी को दिया जाएगा 7। यहां से क्वेश्चन डीपली आएगा तो यह पूछा जाएगा कि कावेरी नदी जल विवाद का 2013 के निर्णय के अनुसार कर्नाटक को कितने क्यूबेक पानी मिलेगा या कितने टीएमसी पानी मिलेगा, तो 270, तमिलनाडु को 419 और केरल को 30 और आपके पांडिचेरी को 7। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो ये 4 जुड़े हुए हैं, याद रखना। चलिए, नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी नदी पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा आपका, नागार्जुन सागर। तो एक चीज याद रखना है आपको यहां पर कि जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है 1969 में बन के तैयार हुई थी और इसका नाम नागार्जुन क्यों रखा गया, नागार्जुन क्यों रखा गया, तो नागार्जुन इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि बौद्ध भिक्षु का नाम था नागार्जुन, तो बौद्ध भिक्षु के सम्मान में इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया। और ये आपके ये रहा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये रहा आपका यहां से तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित होने के कारण 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहले तो एक ही राज्य था, अब 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये आपका कौन सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भी यही है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी यहीं पर चालू है। तो ये आपको दोनों ही याद रखना है, किसके नाम पे रखा है, कहां पे बना है, कब बना, 1969 में, किस नदी पर बना, तो कृष्णा नदी पर बना, किन 2 राज्यों की है, तो आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ये किस व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया। ऐसे सब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद रखना है। देखिए, टेहरी बांध बना है किस नदी पर, टेहरी बांध बना है टेहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर या गंगा नदी पर। तो टेहरी बांध जो है इसे विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बांध इसे माना जाता है। और टेहरी बांध के बारे में बोला जाता है कि विश्व बैंक की सहायता से इसे बनाया गया है और इसके बनाने का जो उद्देश्य था, कहां पर बना है, तो ये आपका बना है उत्तराखंड में। कहां पे बना है टेहरी बांध, उत्तराखंड में बना हुआ है। और इसका उद्देश्य था कि छोटी मोटी जो नदियां हैं उन पर एक बांध बना दो, ताकि बहुत सारी नदियों का जो पानी एकत्रित होकर आ रहा है, बाढ़ होती है तो उस पर बांध बना देंगे तो पूरा पानी बाढ़ में उसमें बांध में बन जाएगा, जिससे बाढ़ नहीं आएगी। तो उद्देश्य ये था और विश्व बैंक ने इसकी सहायता की थी, जिस कारण से बन पाया था। तो ये किस पर है, भीलंगाना नदी और भागीरथी, भागीरथी नदी आती है और यहां पे टेहरी बांध बना है, बाद में आपकी यहां भीलंगाना नदी मिल जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर, परंतु संगम पर नहीं है क्योंकि संगम होता है यहां और बांध बना हुआ है संगम से थोड़ा सा ऊपर, याद रखना। लेकिन भागीरथी का नाम आगे चल के जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, गंगा, है ना, देवप्रयाग के बाद क्या हो जाता है, गंगा। तो गंगा आपका यहां पर आंसर होगा, क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर आपका आंसर होगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर देते चलिए, है ना। बी नंबर आपने आंसर दिया था जो कि आपका गलत है, क्योंकि बी उसमें आंसर नहीं होगा, आंसर होगा गंगा। बात करेंगे मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तिलैया बांध, मैथन पहाड़ी, कोनार बांध, है ना, ये सारे के सारे बांध भारत में सबसे पहले कब, 1948 में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। और जो नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी आपकी दामोदर नदी घाटी में, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब हुई थी, 1948 में। और ये किस परियोजना पर आधारित थी, तो विश्व की पहली जो परियोजना थी वो कहां थी, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना 1931। उसी को देख करके भारत ने भी 1948 में अपनी दामोदर नदी परियोजना बनाई थी। इसमें कोनार नदी पर बने हुए कोनार बांध को शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें तलैया बांध, कोनार बांध, बेल पहाड़ी बांध और आपके मैथान बांध, इन सबको शामिल किया गया था। और इन्हीं के ऊपर जो बांध बना उसका पूरे सारे बांधों को मिलाकर के एक नदी घाटी परियोजना नाम दे दिया, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। लेकिन
तो जो मैथान बांध और बेलपहाड़ी बांध है वो दामोदर नदी पर नहीं बनाए गए थे, वो दामोदर की सहायक बराकर नदी पर बनाए गए थे। किस नदी पर बनाए गए थे? बराकर नदी पर बनाए गए थे। तो आपका आंसर होगा बराकर नदी, क्योंकि बराकर नदी पर बराकर परियोजना, मैथन परियोजना, तिलैया परियोजना, बेलपहाड़ी परियोजना और कोनार नदी पर कोनार परियोजना, इन सबको दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। आंसर देते चलिए। सी नंबर, वेरी गुड, रिवीजन हो रहा है आपका, राइट। फैक्ट भी आपको पता चल रहे हैं कि क्या किससे जुड़ा हुआ है। बात करेंगे गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो गंडक नदी है वो कहां से निकलती है? तो वो निकलती है आपकी नेपाल से। अर्थात इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गेंडा जो होता है या राइनो जो होता है, काजीरंगा हम कल बात कर रहे थे, तो जो गेंडा होता है बहुत खूंखार जानवर होता है, उसको हम आम नागरिक पालते नहीं। तो गेंडा नेपाल, आप याद रखेंगे कि गेंडा या गंडक कहां से? नेपाल से आती है। और कहां आती है? इंडिया में आती है। तो ये आपकी कहां पे, सॉरी देशों को पूछा ही नहीं है, केवल राज्यों का पूछा है। तो आपकी कहां पे हो जाएगी? गेंडा नेपाल। ये आपकी निकली यहां से आई और आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। और इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, पश्चिम बंगाल यहां पे हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका क्या रखना है याद, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है, इंपोर्टेंट याद रखना। तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। ए नंबर आंसर होगा आपका, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए, इंपोर्टेंट है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है 19वां है कि निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से निर्मित की है? भारत ने भूटान से, भारत की जो परियोजना है भूटान में बनवाई गई है भारत के द्वारा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए। देखिए क्या हुआ था, भूटान आश्रित है या तो भारत पर या फिर चीन पर, और नेपाल भी इसी प्रकार आश्रित है या तो भारत पर या फिर चीन पर, क्योंकि ये दो महान हस्तियां हैं और ये छोटे छोटे राज्य, इनके पास पैसा नहीं। तो भारत सरकार ने भूटान को 100% पैसा दिया। कितना दिया? जैसे पूरा 100% पैसा दिया, तो 60% तो ये बोला कि हमें ये वापस चाहिए नहीं है, और 40% ये बोला कि हमें ये वापस चाहिए 5% ब्याज लगा के 15 वर्ष में, ठीक है। भूटान ने बोला कि ठीक है हम आपके चुका देंगे, ठीक है, पैसे चुका देंगे, अभी बन जाने दो हमारी परियोजना। तो भूटान ने एक परियोजना बनाई जिसका नाम है चुक्खा बांध। कौन सा? चुक्खा बांध। किस नदी पर है? तो ये बांगचू या रायड नदी पर। किस पे? बांगचू बोलते हैं या रायड बोलते हैं, बांगचू या रायड नदी पर स्थित है। ये रही आपकी बांगचू या रायड नदी पर स्थित है चुक्खा परियोजना। कौन सी परियोजना? चुक्खा परियोजना। और 60% भारत ने अनुदान दिया था, 40% ब्याज ऋण के तौर पे दिया था। और जब यहां पर चुक्खा परियोजना बन गई तो यहां पर जो बिजली उत्पन्न हुई चुक्खा परियोजना से 336 मेगावाट। कितने? 336 मेगावाट। तो इस 336 मेगावाट का 70% जो विद्युत थी वो भूटान ने इंडिया को ही बेचना शुरू कर दिया, इंडिया को निर्यात करना शुरू कर दिया। तो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना माना जाता है चुक्खा को। याद रखना, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दो बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी परियोजना भारत और भूटान के बीच विवादित है, तो चुक्खा लगा देना आप, है ना। या ये पूछ लिया जाए कि कौन सी परियोजना भारत के सहयोग से भूटान में बनी, तो चुक्खा। यहां पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इसमें आपको, चलिए जल्दी से बताइए, किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, है ना, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने कहा था? सबसे पहले जैसे ही द्वितीय उसमें पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 से जैसे ही बांध वगैरह निर्माण होना शुरू हुए थे, तो उस समय तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम थे और इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये आपको याद रखना है, 1 पॉइंट का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? कलपोंग। तो याद रखना, कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कलपोंग नदी पर ही है, या आपसे कलिंग पोंग भी आ सकता है कि कलिंग पोंग जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो कलिंग पोंग के नाम से कलिंग पोंग परियोजना, कलिंग पोंग नदी पर, और ये रही आपकी अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार में। सेकंड, इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंडमान निकोबार की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, राइट। कैसी परियोजना थी? जल विद्युत परियोजना थी, जहां से सिंचाई का भी उद्देश्य था, साथ में विद्युत बनाने का भी इनका उद्देश्य था। तो ये आपकी अंडमान निकोबार, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन है,
पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, पोंग बांध कहां पर है? पोंग बांध का एक और नाम है, पोंग बांध को ब्यास डैम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यास डैम भी कहा जाता है। और सतलज नदी की सहायक ब्यास नदी पर ये बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर ये बना हुआ है पोंग बांध। और जहां पर ये पोंग बांध से जो पानी मिलता है आपकी इसमें सतलज नदी में, और बाद में उसके पीछे हरी के बैराज बना हुआ है, हरी के बांध बना है। उस बांध से 650 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर होती है, जैसलमेर मरुस्थल तक जाती है, राजस्थान में सिंचाई होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है ये। ठीक है, तो ब्यास आपको याद रखना है, ब्यास नदी पर है। बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। हाँ जी राजेश कुशवाहा जी, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से। किस नदी से तुलबुल परियोजना का संबंध है? तुलबुल परियोजना जिसे पाकिस्तान बुलर बैराज के नाम से जानता है। ठीक है, और ये किस नदी से है? जम्मू कश्मीर की नदी से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की वो नदी जो शेषनाग झील से निकलती है। किससे निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर के पाकिस्तान में किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, उस नदी का नाम है झेलम। और जो ये तुलबुल परियोजना है, ये कैसी परियोजना है? नौकागम्य परियोजना है। और इस परियोजना का पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही ज्यादा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 1987 से लगातार आरोप लगा रहा है इंडिया पर कि इंडिया सिंधु नदी जल समझौता 1960 का अतिक्रमण कर रहा है, उस समझौते को तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये तुलबुल जो परियोजना है इसको क्या किया जाए? रद्द किया जाए। इस बांध से जो पानी बंद हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान में पानी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को नहरों का जाल कहा जाता है। पूरी व्यवस्था जो है नहरों पर ही डटी हुई है, पानी पर ही डटी हुई है। तो आपका कहां पर है? झेलम नदी पर है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बात करेंगे हम आज 24वें क्वेश्चन की, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, ऐसा समझ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए? क्वेश्चन की पीडीएफ का क्या करोगे? जो आपकी ये क्लास अपलोड हो जाती है उसे आप इसकी डबल स्पीड करके आप देख सकते हैं। बाद में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे। तो याद रखना कि फैक्ट भी मिलेंगे, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। बगलिहार है ना, दुलहस्ती या बगलिहार, ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं तो वो किस नदी पर हैं? ये तो आपको पता है कि चिनाब नदी पर है। सेकंड बात इसमें आपको और क्या मिल रही है कि विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठा था, क्योंकि विश्व बैंक ने चिनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत को पैसा दिया था। और उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया था? आपके विश्व बैंक से क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि ये जो आप पैसा दे रहे हो, भारत इसका हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। और चिनाब नदी पर जो ये परियोजना बगलिहार बनाई जा रही है, इससे भारत से पानी बंद हो जाएगा और पाकिस्तान में पानी आना कम हो जाएगा और सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस टाइप से आरोप लगाते रहे। आपको याद रखना है, यहां से वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पीएससी वही से पूछता है जो अंतरराष्ट्रीय रूप से या राष्ट्रीय रूप से चर्चा का विषय रहता है। तो ये चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि विवादित चीजों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। चलिए बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन की, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? जम्मू कश्मीर। ओके, आप ऑफिस वाले नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, है ना। यदि आपको कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप संपर्क कर लीजिए। जम्मू कश्मीर तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजना है। उरी परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, किशन गंगा परियोजना है, ठीक है, दूध गंगा परियोजना है। बहुत सारी परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजना है, जिनमें नौकागम्य या बाजारे चलाए जाते हैं। बाजारे का मतलब है कि कुछ सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लगाइए 25वें का आंसर, क्योंकि 25वां जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं। माही बाजार, देखिए माही मतलब कहां से निकलती है? आपकी धार की मेहर झील से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। और इस पे बजाज सागर बांध बनाया गया है। कहां पर? राजस्थान की सीमा पर इस पे बजाज सागर बांध बना है। ये तो बिल्कुल
क्या है आपका, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वेरी गुड, क्योंकि ये आपके राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बनाया गया है। बजाज सागर बांध इंपोर्टेंट है। बात करेंगे चंबल परियोजना की, तो चंबल परियोजना आपकी कहां है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, राजस्थान की सीमा बनाती है। तो ये कहां पर है आपकी, ये आपकी केवल और केवल कहां हो सकती है, देखिए यहां से और ऊपर यहां हरियाणा या पंजाब को तो पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो चंबल परियोजना से आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन पंजाब या हरियाणा इससे नहीं जुड़े हुए। इस पे चंबल पे कौन कौन से बांध हुए हैं, गांधी सागर जो मध्य प्रदेश का है, फिर राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में बना है, फिर कोटा बैराज है ना, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, ये सब कहां बने हैं, राजस्थान में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ब्यास परियोजना राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि जो नहर आती है आपकी इंदिरा गांधी नहर, वो ब्यास और सतलज के संगम से ही आती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो भी राजस्थान और पंजाब से संबंधित है, सभी रिलेटेड है, केवल बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां पर चल रही हैं, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां पर हैं तो देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनका सरकार का उद्देश्य ये था कि जहां पर पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, तो उन छोटी छोटी नदियों को मिलाकर के और छोटे छोटे बांध बना दो, ताकि जो पानी है स्टोरेज होता रहेगा, तो एकाएक से बाढ़ नहीं आएगी। ये उद्देश्य था सरकार का, इसीलिए तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, वो आपकी अलकनंदा नदी पर, किस नदी पर, अलकनंदा नदी पर स्थापित की गई हैं, अलकनंदा, ठीक है। पता है आपको, सतोपंथ हिमानी से निकलती है बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ अलकनंदा पर ही बसा हुआ है, और कहां पर, उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहां पर, उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तपोवन और विष्णुगढ़ दोनों परियोजना कहां है, अलकनंदा नदी पर, उत्तराखंड में, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, चलिए वेरी गुड, आंसर देते चलिए, सी नंबर दिया था आपने। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा, वेरी गुड, सरदार सरोवर बांध आपका कहां पे है, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल राइट। तलैया बांध कोनार नदी पर, तो देखिए तलैया बांध की जो हम अभी बात कर रहे थे, तो वो किस नदी पर कर रहे थे, तलैया बांध है आपका, तो वो बराकर नदी पर है ना, कौन सी नदी पर है, बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक है, तो उस नदी पर आपका तलैया बांध है। कोनार नदी पर कोनार बांध है, तो अर्थात हमारा आंसर ये हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। लेकिन आगे और भी देखेंगे, गांधी सागर बांध, तो बिल्कुल पता है कि गांधी सागर बांध चंबल पे है, मंदसौर में है, पशुपतिनाथ का जहां मंदिर है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पर है, अभी हम बात कर चुके हैं कि 1969 में बना था और बौद्ध भिक्षु के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा कि तलैया जो बांध है वो कोनार नदी पर नहीं है, किस नदी पर है, बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर नदी की सहायक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग। देखिए दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं कि जहां पर आपकी सलाल परियोजना है, ठीक है, सलाल परियोजना या सतलज परियोजना किस नदी पर है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतलज परियोजना, तो आप फटाक से आंसर लगा दो कि सतलज नदी पर, लेकिन गलत है, क्योंकि सतलज नदी पर नहीं है, वो सलाल परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और साथ में दुल्हस्ती परियोजना, ये भी आपकी कहां पर है, तो ये भी आपकी चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। भारत की जो अन्य नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की, वो सारी की सारी नदियां चिनाब में ही मिलती हैं, इंपोर्टेंट याद रखना। केवल आपकी जो ब्यास नदी है ये बस केवल सतलज में मिलती है, बाकी सतलज भी चिनाब में मिलती है, झेलम भी चिनाब में मिलती है, रावी भी चिनाब में मिलती है, तो सारी की सारी नदियां चिनाब में मिलती हैं। दुल्हस्ती परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, सलाल परियोजना सब इसी पर हैं, तो याद रखना है। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की आज के, हाँ जी आंसर बी था, वेरी गुड, आंसर लगाते चलिए। हाँ जी, बात करेंगे तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट, तीस्ता नदी पर, सॉरी, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट जो है वो तृतीय खंड कौन सा, 1 2 3, क्योंकि तीस्ता नदी पर 4 प्रोजेक्ट बनाए गए, कौन से, 1 2 3 और 4। तो 4 प्रोजेक्ट में से 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पर अभी भी काम चल रहा है। तो जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो कहां पर है, असम में, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या मेघालय,
यदि आपको पता होगा तो आपका असम, नागालैंड, मेघालय क्रॉस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सिक्किम की चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो झील है, वहां से तीस्ता नदी निकलती है। और किस नदी में मिल जाती है? ये दिख रही ना आपको, किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। कहां पे? बांग्लादेश में, जिसे वहां जमुना कहते हैं। तो यहां पर 3 प्रोजेक्ट बनाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ऊपर के 2 हैं वो आपके कहां हैं? वो आपके सिक्किम में हैं। और नीचे के जो 2 बन रहे हैं वो अभी पश्चिम बंगाल में हैं। और क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, तीस्ता नदी जल विवाद, एमपीएसआई 2014 का क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ है? ठीक है, तो वो आपका नेपाल और भारत के बीच तीस्ता नदी जल विवाद भी संभावित चल रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहां पर है? तो गोविंद वल्लभ कौन थे? तो भारत सरकार के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, भारत सरकार के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने 2 प्रमुख जलाशयों का उद्घाटन किया था। तो दोनों जलाशयों का नाम इनके नाम पर पड़ गया। पहला कौन? तो जो आपकी सोन नदी है, यहां से निकलती है, आपके अमरकंटक से जो सोन नदी निकलती है और जाकर 780 किलोमीटर लंबी दूरी करके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन की एक सहायक नदी है रेहंद। ठीक है, रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। इसका उद्घाटन भी किन्होंने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, अर्थात इसका नाम रख दिया गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या रख दिया? गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये कहां पर है आपका? कहां पे हो जाएगा मित्र? देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की बात हो जाए तो यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में रेहंद नदी पर बना हुआ है। और यदि बात की जाए एक और कौन था, तो वो जो आपकी यहां पर सतलज नदी है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो है गोविंद वल्लभ पंत करके एक झील बनी हुई है, उस झील का भी उद्घाटन किसने किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत ने। आज की क्लास का हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और 30वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर जो झील है इससे पहले भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता था, लेकिन अब आपके कहां पर? खंडवा में नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, पुनासा डैम या इंदिरा गांधी सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिससे वहां पे एक वो भी बन गया है, एक टापू भी निकल आया है। चारों ओर से डूब गया पानी से और बीच में एक टापू है जिसका नाम हनुमंतिया टापू है। इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के रूप में सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, कल की क्लास की बात करें तो कल जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे भारत की कृषि और पशुपालन। सेकंड, एक चीज और आपको बता दें कि यदि आप ये वाली जो क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, इसके साथ में यदि आपको टाइम है, थोड़ा सा भी थोड़ा टाइम मिल पाता है, तो यूपी पीसीएस की क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एक बार आप स्पीड मेंटेन करके उनसे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें भी 10 क्लासें हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, तो 10 क्लासों से आपके 10 टॉपिक उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और थोड़े से जो लेवल है इन भी क्वेश्चनों से भी थोड़ा और उसका हाई लेवल रहेगा। चलिए, अगली क्लास के बारे में आपको पता चल गया है कि कृषि और पशुपालन तो अच्छे तरीके से पढ़ के आना। भारतीय कृषि की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें पशुपालन के भी रहेंगे कि खुरपका, मुहपका या एंथ्रेक्स वगैरह रोग किसके कारण होते हैं, खुरपका क्या है, मुहपका क्या है। इसी प्रकार से कृषि में भी बात करेंगे, एंथोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, विटिकल्चर वगैरह क्या होता है, सब कुछ सारे क्वेश्चनों की यहां पर बात की जाएगी। हाँ जी बोलिए, आपका क्या डाउट है? जरूर सुन लूंगा, जल्दी से बताइए डाउट। रीना राजपूत जी जल्दी से बताइए क्या डाउट है आपका। अच्छा, मेरी बुक नहीं आई है, 1 वीक हो गया है। आपने नोट्स यहां से ऑनलाइन परचेज किए थे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक काम कीजिए, ऑफिस वाले नंबर पे आप कमेंट, ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। स्पीड मेंटेन ऐप में करना है या यूट्यूब में? यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। यूट्यूब पे आप जब वीडियो देखें तो आप उसमें स्पीड बढ़ा लें थोड़ा सा, तो जल्दी से आपका रिवीजन होगा, टाइम बचेगा और रिवीजन फटाक से हो जाएगा।
स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कैसे बता दें? स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। क्या मैं आपके लिए पूरे स्लाइड बदल के पीछे जाऊं 5 क्वेश्चन खोजने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। ज्योग्राफी की क्लास जल्दी एंड कर दो। वेरी गुड। चलिए अगली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 7 बजे वाली क्लास। तो जल्दी से आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से बने रहिए क्योंकि 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ये रही आपकी 7 बजे वाली क्लास। ये आपका कोर्स है, कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। 7 बजे वाली क्लास इतिहास की शुरू होने वाली है, सभी लोग यहीं बने रहें। चलिए, थैंक यू।